राजस्थान उदयपुर। बहुत सी गाड़ियों का काफिला उदयपुर की सड़कों पर चल रही थी। उन गाड़ियों का काफिला कुछ ही देर में एक होटल के बाहर रुकी। द होटल ब्लू पैलेस। सभी कार में से बॉडीगार्ड बाहर निकले और उनमें से एक ने जल्दी जाकर बीच वाली कार का गेट खोला। उसमें से एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बाहर निकली। 6 फुट हाइट, गोरा रंग, हल्के ब्राउन हेयर्स, भूरी आंखें, पतले पिंक होठ। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था जो उसकी परफेक्ट बॉडी पर बहुत ही जच रहा था। वो कार से बाहर निकल होटल के अंदर चले गया और एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। उस रूम के अंदर बहुत से लोग बैठे थे जो उसी का वेट कर रहे थे। वो अंदर आया तो सभी खड़े हो गए। वो जाकर एक सोफे पर बैठ गया। उसके बाद सभी बैठ गए और तभी उस शख्स ने कहा, मीटिंग स्टार्ट करो। सभी मीटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने लगे। कुछ ही समय में डिस्कशन खत्म होने के बाद उसने कहा, पेपर्स। उसका पर्सनल असिस्टेंट तुरंत वहां आया और एग्रीमेंट के सभी पेपर्स वहां रख दिए। सभी ने साइन किया और एक एक सभी हैंड शेक करने लगे। मिस्टर मेहरा ने उस शख्स से हाथ मिलाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर मित्तल। उस शख्स ने कहा, हम। सभी रूम से बाहर चले गए। वो शख्स अभी भी वही सोफे पर बैठा था और ड्रिंक करने लगा। थोड़े ही समय में वो भी उठा और रूम से बाहर निकल गया। वो आकर अपनी कार में बैठा तो उसकी कार का काफिला फिर से उदयपुर की सड़कों पर चलने लगा। उसकी कार एक सिग्नल पर रुकी। वहां बहुत ही ट्रैफिक था। वो कार की विंडो से बाहर देख रहा था। उसके सामने ही एक पार्क था जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, पर एक छोटी बच्ची को शायद 3 साल की होगी, वो अकेले बैठी थी। वो थोड़ी उदास थी। उस शख्स को उसे देख कुछ बुरा लगा, पता नहीं क्या सोचकर वो कार से उतरा और उस बच्ची की ओर बढ़ गया। उसके बॉडीगार्ड भी उसके पीछे जाने लगे तो उसने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और खुद आगे बढ़ गया। वो शख्स पार्क में अंदर गया और वो छोटी बच्ची जो एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठी थी उसके पास जा बैठ गया। वो छोटी बच्ची ने उसे देखा और फिर सामने देखने लगी। वो शख्स उस बच्ची को देख मुस्कराया और बोला, बच्चा आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? उस बच्ची ने उसे देखकर कहा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसकी मीठी आवाज सुन मुस्कराया और बोला, आपका नाम क्या है? उस बच्ची ने कहा, लूही। उसकी इस तरह की बातें सुन उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रही हो? उसने उदास होते हुए कहा, वो बच्चे मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, मैं त्यातलू। उसे यह बात सुन थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, आपकी मम्मा कहाँ है? मेरी मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई है। उस बच्ची ने उसे देखते हुए कहा और आगे बोली, मिस्टर हंडचम आपका क्या नाम है? अपने लिए मिस्टर हैंडसम सुन उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने उस बच्ची को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, अच्छा आपको मैं हैंडसम लगता हूँ? उस बच्ची ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने भी हंसते हुए कहा, आपके इस मिस्टर हैंडसम का नाम आदित्य मित्तल है। और आपके डैड कहाँ है? रूही फिर से उदास हो गई और बोली, मेले डेरा नहीं है, इछालिए तो ये बच्चे मेले साथ नहीं खेलते हैं और कहते हैं तेले डेरा नहीं, तू अच्छी बेबी नहीं है। उसने आश्चर्य से पूछा, तो आपके डैड कहाँ है? रूही ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मेरे डेरा कहाँ है, मम्मा भी नहीं बताती हैं। आदित्य उससे कुछ और पूछता तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, रू आप किसके साथ बातें कर रहे हो? दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र 20-22 साल के करीब थी। 5.2 इंच हाइट, गोरा रंग, काले लंबे बाल, भूरी आंखें, घनी पलकें और पतले गुलाबी होंठ। उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था। वो जल्दी से रूही के पास आई और बोली, बच्चा आप ऐसे किसी के साथ बातें कैसे कर सकते हो? आदित्य तो जैसे उसमें खो गया था। वो एकटक उसे देख रहा था। रूही जल्दी से आदित्य की गोद से उतरकर उसके पास आ गई। आदित्य भी जैसे अपनी दुनिया से बाहर आया। वो भी बेंच से खड़ा हुआ और उनके पास आया। रूही ने कहा, मम्मा यह मिस्टर हैंडचम है। मिस्टर हैंडचम, यह मेरी मम्मा है।
आदित्य को अब बुरा लग रहा था कि यह लड़की जिसे वो इतनी शिद्दत से देख रहा था वो रूही की मम्मा है। आदित्य ने हेलो में आदित्य मित्तल। उसने भी हल्की स्माइल के साथ कहा हेलो मैं ईशा शर्मा। आदित्य ने रूही को देखा जो अभी अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसने रूही को देखकर कहा अच्छा रूही बच्चा मैं चलता हूँ। रूही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा मिस्टर हैंडचम आप कल भी आओगे? आदित्य ने कहा टाइम मिला तो आ जाऊंगा। ईशा ने रूही को थोड़ा डांटते हुए कहा रू उन्हें अंकल कहो यह क्या मिस्टर हैंडसम कह रही हो? रूही ने फिर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर हैंडचम क्या मैं आप तो मिस्टर हैंडचम हूँ तो आप बुला मान जाएंगे। आदित्य ने मुस्कराते हुए कहा नहीं आप मुझे जो चाहे कह सकती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही ने मुस्कराते हुए कहा क्या सत्ती मैं आपको तुझ भी कह सकती हूँ? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया तो उसने कहा क्या मैं आप तो डेरा कहूँ? यह सुन आदित्य और ईशा दोनों ही सुन हो गए। ईशा ने एक बार आदित्य को देखा और फिर रूही से थोड़ा गुस्से में कहा यह क्या कहा रू आपने मना किया है ना कुछ भी नहीं बोलते। रूही को उसकी डांट सुन थोड़ा उदास हो जाती है और रोते हुए बोली आप बुली हो मम्मा अब जब नानू ओल नानी मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। आदित्य ने हेलो में आदित्य मित्तल। उसने भी हल्की स्माइल के साथ कहा हेलो मैं ईशा शर्मा। आदित्य ने रूही को देखा जो अभी अपनी आइसक्रीम खाने में बिजी थी। उसने रूही को देखकर कहा अच्छा रूही बच्चा मैं चलता हूँ। रूही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा मिस्टर हैंडचम आप कल भी आओगे? आदित्य ने कहा टाइम मिला तो आ जाऊंगा। ईशा ने रूही को थोड़ा डांटते हुए कहा रू उन्हें अंकल कहो यह क्या मिस्टर हैंडसम कह रही हो? रूही ने फिर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा मिस्टर हैंडचम क्या मैं आप तो मिस्टर हैंडचम हूँ तो आप बुला मान जाएंगे। आदित्य ने मुस्कराते हुए कहा नहीं आप मुझे जो चाहे कह सकती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही ने मुस्कराते हुए कहा क्या सत्ती मैं आपको तुझ भी कह सकती हूँ? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया तो उसने कहा क्या मैं आप तो डेरा कहूँ? यह सुन आदित्य और ईशा दोनों ही सुन हो गए। ईशा ने एक बार आदित्य को देखा और फिर रूही से थोड़ा गुस्से में कहा यह क्या कहा रू आपने मना किया है ना कुछ भी नहीं बोलते। रूही को उसकी डांट सुन थोड़ा उदास हो जाती है और रोते हुए बोली आप बुली हो मम्मा अब जब नानू ओल नानी मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। अब आगे। रूही को रोता देखकर आदित्य उसे अपने गोद में उठा लेता है और बोला अरे बच्चा रो क्यों रही हो आपकी मम्मा तो बस ऐसे ही आपको बोल रही थी। अब आप रो मत मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। यह बोल आदित्य रूही के गाल पर किस कर देता है। रूही खुश होते हुए बोली सत्ती। आदित्य ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रूही ने भी उसके गाल पर किस कर दी और बोली आप कल भी आना मिस्टर हैंडचम। आदित्य उसकी बात सुन मुस्करा देता है। आदित्य उसे गोद से नीचे उतार देता है और उसे बाय के एक नज़र देख ईशा को देख वहां से चला जाता है। ईशा रूही को देखती है जिसका चेहरा लाल हो गया था और पूरा हाथ आइसक्रीम लगी हुई थी। ईशा रूही को अपने गोद में उठाकर पहले उसके आंसू पोंछती है और फिर उसके चेहरे पर हाथ रख बोली रूह बच्चा देखो मम्मा आपकी सब बात मानती है तो आप भी माना करो। देखो आप किसी को भी ऐसे डेरा नहीं बोल सकती प्लीज मम्मा की इतनी बात मान जाया करो। रूही ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा ओते मम्मा। ईशा उसे ऐसे देख मुस्करा देती है। वो उसे लिए वहां से लिए चली जाती है। वही कुछ दूरी पर खड़ा आदित्य उन्हें देख रहा था। उन्हें देख उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। वो अपनी कार में बैठता है तो उसका असिस्टेंट उसे देख हैरान रह जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना मतलब 8वां अजूबा देखने के बराबर था। वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर आदित्य ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा क्या हुआ कोई अजूबा देख लिया? उसने हड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा और कार स्टार्ट कर देता है। वो कार मित्तल मेंशन की तरफ ले जाने लगा। आदित्य अपने फोन में मेल्स चेक करने लगा पर फिर से उसके दिमाग में रूही और ईशा चल रहे थे। उन दोनों के बारे सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर गाड़ी मित्तल मेंशन के बाहर रुकी।
आदित्य मुस्कराते हुए कार से बाहर उतरा और मेंशन के अंदर चला गया। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अपने रूम में जाने लगा। वही हॉल में खड़ी आदित्य की दादी सुहासिनी जी और माँ आभा जी उसे देखने लगे। वो दोनों भी हैरान थी क्योंकि आज पहली बार उनका बेटा इतना मुस्कराते हुए घर आ रहा था। वो ऊपर अपने रूम में चला गया। वही सुहासिनी जी ने आभा जी से कहा, बहू क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? क्या आदि सच में स्माइल कर रहा था? आभा जी ने भी हैरानी भरे भाव से जवाब दिया, जी माँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, पर यह सच है। फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, भगवान करे जो कोई भी इसके मुस्कुराहट की वजह हो वो अब हमेशा इसके साथ रहे। दूसरी ओर ईशा का घर। ईशा का घर हालांकि कि इतना बड़ा नहीं था पर फिर भी उसका घर भी काफी अच्छा था। ईशा रूही को लिए अंदर आती है और उसे रूम में ले जाती है। वो उसे शॉवर दिलाकर उसके कपड़े चेंज कर देती है और उसे लिए बाहर हॉल में आती है और किचन में जाकर उसे किचन की स्लैब पर बिठा देती है। ईशा ने रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी रूह क्या खाएगी? रूही ने कहा, ओहो मम्मा आप तो रोज मुझसे पूछते हो लेकिन मैं जो कहूँ आप नहीं बनाते हो। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आज जो रूह कहेगी मम्मा वही बनाएगी। रूही ने अपनी एक उंगली मुंह में डाल रखी थी और बोली, छची। ईशा ने कहा, हाँ बेटा क्योंकि आज मम्मा ने अपनी रूह पर गुस्सा किया ना, इसलिए आज खाना रूह की पसंद का। रूही ने खुश होते हुए ताली बजाकर कहा, मम्मा फिर तो आप आज नूडल बना दो त्युति लूह को आज नूडल खाने हैं। ईशा ने उसे देख एक स्माइल पास की और नूडल्स बनाने के लिए सामान निकालने लगी। उसने कुछ वेजिटेबल निकाले और नूडल्स बनाने लगी तो रूही ने उसे रोकते हुए कहा, मम्मा मैं यह तीली नहीं खाती हूँ, प्लीज आप इसे मत डालो। ईशा ने उसे देखकर कहा, बच्चा यह चिली नहीं है, यह कैप्सिकम कम है और यह बहुत अच्छी होती है। रूही उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। वही ईशा उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, कोई ना यह चिली मम्मा खा लेगी, ओके। रूही ने खुश होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और ईशा नूडल्स बनाने लगी। नूडल्स बनने के बाद ईशा ने उसे एक प्लेट में सर्व किया और उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। ईशा उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। दोनों ने खाना खाया और ईशा ने रूही को रूम में ले जाकर सुला दिया। उसे सुलाने के बाद ईशा अपना काम करने लगी और कुछ ही देर में वो भी रूम में आई और रूही के पास लेट गई। कुछ ही देर में वो भी सो गई। रूही ने खुश होते हुए ताली बजाकर कहा, मम्मा फिर तो आप आज नूडल बना दो त्युति लूह को आज नूडल खाने हैं। ईशा ने उसे देख एक स्माइल पास की और नूडल्स बनाने के लिए सामान निकालने लगी। उसने कुछ वेजिटेबल निकाले और नूडल्स बनाने लगी तो रूही ने उसे रोकते हुए कहा, मम्मा मैं यह तीली नहीं खाती हूँ, प्लीज आप इसे मत डालो। ईशा ने उसे देखकर कहा, बच्चा यह चिली नहीं है, यह कैप्सिकम कम है और यह बहुत अच्छी होती है। रूही उसे मुंह बनाते हुए देखने लगी। वही ईशा उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली, कोई ना यह चिली मम्मा खा लेगी, ओके। रूही ने खुश होते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और ईशा नूडल्स बनाने लगी। नूडल्स बनने के बाद ईशा ने उसे एक प्लेट में सर्व किया और उसे लिए डाइनिंग टेबल पर आ गई। ईशा उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। दोनों ने खाना खाया और ईशा ने रूही को रूम में ले जाकर सुला दिया। उसे सुलाने के बाद ईशा अपना काम करने लगी और कुछ ही देर में वो भी रूम में आई और रूही के पास लेट गई। कुछ ही देर में वो भी सो गई। अब आगे मित्तल मेंशन में आदित्य का रूम। आदित्य बेड पर लेटे करवट बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो जब भी आंखें बंद करता उसे ईशा का चेहरा नजर आ रहा था। उसे यह तो नहीं पता था कि उसे क्यों उसका चेहरा नजर आ रहा है, पर उसके आंखों में ईशा का खूबसूरत चेहरा बस चुका था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बालों जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, उसके चेहरे की मासूमियत जैसे आदित्य को पागल बना रहा था। उसने झटके से अपनी आंखें खोलकर खुद से बोला, यह क्या हो रहा है? मुझे उसका चेहरा क्यों नजर आ रहा है? मैं तो आज उससे पहली ही बार मिला और तो सबसे बड़ी बात वो मैरिड है, उसकी बेटी है। वो खुद को समझा रहा था पर उसका दिल उसे ईशा की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वही उसका दिमाग उसे यह कह रहा था कि वो मैरिड है। आदित्य अपनी कसमस में था। वो एक झटके से बेड से उठा और बालकनी में चला गया।
वो बालकनी में आकर एक सिगरेट निकाल उसे अपने होठों के बीच रख उसे जला देता है। वो सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था, पर फिर भी वो जब भी आंखें बंद करता उसे ईशा याद आ रही थी। उसने ऐसे ही 4 से 5 सिगरेट खत्म कर दी, पर उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो वही बालकनी में लगे सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लिया। इस बार भी उसे ईशा का चेहरा अपनी आंखों के सामने दिखा, पर इस बार उसने आंखें नहीं खोला, बस ऐसे ही ईशा के चेहरे को याद करने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंखें खोलकर खुद से कहा, क्या कर रही हो? जादू कर दिया है तुमने, दिल और दिमाग से बस गई हो, और तुम्हारी वजह से मैं दिल और दिमाग की इस लड़ाई में फंस गया हूँ। उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया। उसकी दिल की धड़कनें डबल स्पीड में भाग रही थी। उसके दिल ने उससे कहा, ज्यादा मत सोच, उसका पति उसके साथ नहीं है, तू उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। तभी उसके दिमाग की आवाज उसे आई। उसने कहा, सोचना भी मत, शायद उसका पति अगर उसके लाइफ में वापस आ गया तो, और यह भी हो सकता है शायद उसकी शादी ही ना हुई हो। तुझे कैसे पता उसकी शादी हुई है? तभी उसके दिल ने दोबारा कहा, मुझे तो वो लड़की बिल्कुल सही लग रही है। मुझे नहीं लगता वो कोई ऐसी वैसी लड़की है, तू ही ज्यादा सोच रहा है, और अपने दिमाग की बात तो सुन भी मत। तभी उसके दिमाग ने कहा, अरे यार तू अपने दिल की मत सुन, वो तो खराब हो गया। दिल ने कहा, खराब तो दिमाग होता, दिल तो सच ही कहता है। आदित्य झल्लाते हुए बोला, चुप, दोनों दिमाग खराब कर रखा है तुम दोनों ने मेरा। अब एक शब्द नहीं। वो वापस कमरे में आया और बेड पर लेट गया। उसे फिर से ईशा का मासूम चेहरा दिख रहा था। ईशा के बारे में सोचते हुए ही उसे नींद आ गया। नींद में भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली हुई थी। अगली सुबह ईशा का घर। ईशा सुबह ही जल्दी उठ गई थी और घर के काम कर रही थी। उसने जल्दी से काम कर अपना लैपटॉप लिए एक मीटिंग अटेंड करने लगी। वो एक सेल्फ डिपेंड वुमेन थी। उसका खुद का छोटा सा बिजनेस था, जिसे वो ज्यादातर घर से ही अपने काम देखती थीं। उसने एक मीटिंग अटेंड उसके बाद अपनी असिस्टेंट से कुछ बात कर उसे समझाने लगी। तभी रूही अपने कमरे से बाहर आकर उसके पैर से लग जाती है। ईशा उसे देख मुस्कुरा दी और अपनी असिस्टेंट से बोली, मैं बाकी का बाद में बताती हूँ, और जो काम कहा है वो टाइम पर होना चाहिए। यह बोल ईशा कॉल कट कर देती है और रूही को गोद में ले उसके गाल पर किस कर बोली, गुड मॉर्निंग रूह। रूही ने भी ईशा के गाल पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। ईशा उसे रूम में ले जाते हुए बोली, अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मम्मा आपको ब्रेकफास्ट कराएगी। और आज तो मम्मा ने रूह की पसंद का पेन केक बनाया है। रूही ने खुश होते हुए कहा, सत्ती मम्मा। ईशा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और उसे लिए वॉशरूम में चली गई। ईशा कुछ ही देर में उसे शॉवर दिलाकर उसके कपड़े चेंज कर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा कर बोली, आप वेट करो, मम्मा आ रही है। ईशा किचन में चली गई और रूही टेबल पर बैठी उसका वेट करने लगी। कुछ ही देर में ईशा उसके लिए पेन केक लेकर आई और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रूही भी खुशी खुशी केक खा रही थी। उसने अचानक से पूछा, मम्मा क्या आज भी मिस्टर हैंड चमाएंगे? यह बोल ईशा कॉल कट कर देती है और रूही को गोद में ले उसके गाल पर किस कर बोली, गुड मॉर्निंग रूह। रूही ने भी ईशा के गाल पर किस करके कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। ईशा उसे रूम में ले जाते हुए बोली, अब आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मम्मा आपको ब्रेकफास्ट कराएगी। और आज तो मम्मा ने रूह की पसंद का पेन केक बनाया है। रूही ने खुश होते हुए कहा, सत्ती मम्मा। ईशा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया और उसे लिए वॉशरूम में चली गई। ईशा कुछ ही देर में उसे शॉवर दिलाकर उसके कपड़े चेंज कर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा कर बोली, आप वेट करो, मम्मा आ रही है। ईशा किचन में चली गई और रूही टेबल पर बैठी उसका वेट करने लगी। कुछ ही देर में ईशा उसके लिए पेन केक लेकर आई और उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। रूही भी खुशी खुशी केक खा रही थी। उसने अचानक से पूछा, मम्मा क्या आज भी मिस्टर हैंड चमाएंगे? अब आगे। ईशा के हाथ रुक गए। रूही ने फिर से कहा, बताओ ना मम्मा, क्या आज भी मिस्टर हैंड चमाएंगे? ईशा ने उसे देख कहा, रू अगर उन्हें टाइम मिला तो वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा था। और आप उन्हें मिस्टर हैंडसम नहीं कहोगी?
ठीक है, आप उन्हें अंकल कहोगी, ओके। वैसे भी ईशा को लग रहा था कि शायद आज तो आदित्य वैसे भी नहीं आएगा। उसने उसे ब्रेकफास्ट करवाया और उसे रूम में खेलने का बोल बेड पर बैठ अपना काम करने लगी। वो बार बार रूह को देख रही थी, जो कुछ पजल सॉल्व कर रही थी पर हो नहीं रहा था। ईशा उसे देख मुस्करा दी और बेड से उठ उसके पास नीचे फर्श पर बैठ गई। वो खुद उस पजल को सॉल्व करते हुए बोली, अगर नहीं हो रहा है तो मम्मा से क्यों नहीं कहा? रूही ने मासूमियत से कहा, मम्मा आप तो ताम तल रही थी ना, बस इसलिए। ईशा ने पूरा पजल सॉल्व कर उसे अपनी गोद में बैठा कर कहा, रूह मम्मा कुछ भी कर रही हो पर अगर रूह को जरूरत हो तो रूह की मम्मा सब कुछ छोड़कर रूह के पास आ जाएगी, ओके। ईशा ने रूही के गाल पर किस कर दिया। उसे वापस नीचे बैठा कर बोली, अब आप खेलो, मम्मा शांता आंटी को बताकर आती है कि लंच में क्या बनाना है। रूही ने कहा, मम्मा मेरे लिए चॉकलेट ले आना। ईशा ने कहा, अच्छा, पर फिर आप खाना खाने में नाटक करोगी, इसलिए नो चॉकलेट। मम्मा प्लीज ना, लूह छाला थाना थाएगी, पल अभी लूह को चॉकलेट चाहिए। रूही ने बड़ी ही मासूमियत से कहा तो ईशा ने ना में अपना सिर हिला दी और रूम से बाहर जा किचन में चली गई। वहां एक 45 ईयर ओल्ड लेडी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। ईशा ने उन्हें देखकर कहा, आंटी आप आज सिंपल सी दाल खिचड़ी बना दीजिए। शांता आंटी ने उसे देखकर कहा, और आप क्या खाओगी बेटा? ईशा ने कहा, आंटी मैं भी वही खा लूंगी जो रूही के लिए बन रहा है, खिचड़ी। बेटा पर तुम्हें तो खिचड़ी थोड़ी भी नहीं पसंद थी ना? शांता आंटी ने ईशा को देखकर कहा तो ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी रूह को बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी वही खाऊंगी। यह बोल वो किचन से बाहर चली गई। शांता आंटी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कितना बदल गई है ईशा बेटा, बचपन से उन्हें देखा कभी भी खिचड़ी नहीं खाती थी पर अब रूह बेबी पसंद को अपनी पसंद बना ली है। वो दोबारा अपना काम करने लगी। मित्तल इंडस्ट्रीज। आदित्य अपने केबिन में बैठे काम कर रहा था पर उसका ध्यान सामने टंगी घड़ी पर था, जिसमें 2 बज रहे थे। उसके हाथ में एक फाइल थी। तभी उसका असिस्टेंट रजत वहां आया। उसने आदित्य को घड़ी में देख उसे देखने लगा। वही किसी की नज़र खुद पर महसूस कर उसने सामने देखा तो रजत उसे ही देख रहा। आदित्य अपने चेहरे के भाव कठोर कर रजत को घूरते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? उसके इस तरह बोलने से रजत हड़बड़ा गया और जल्दी से बोला, नो सर, मैं तो बस आपको बताने आया था कि आज शाम 5 बजे आपकी एक फॉरेन क्लाइंट के साथ एक मीटिंग है। आदित्य ने उसे देख गुस्से में कहा, मीटिंग कैंसिल कर दो। रजत ने हैरान होते हुए कहा, सर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। आदित्य ने उसे देखकर कहा, चुपचाप मीटिंग कैंसिल करो और कल मॉर्निंग का टाइम फिक्स करो। रजत उसकी बात सुन हैरान तो था पर फिर भी उसने आदित्य को देखकर कहा, ओके सर। यह बोल वो बाहर चला गया। आदित्य फिर से घड़ी देखने लगा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है ईशा और रूही को देखने के लिए। वो अपने काम पर फोकस करने लगा और कैसे कैसे टाइम निकालने लगा, क्योंकि उसे 5 बजे के पहले पार्क पहुंचना था। उसे रूही और ईशा से मिलना था। उसके दिमाग ने उसे लाख समझाया पर फिर भी वो बस अपने दिल की सुन रहा था। शाम 5 बजे ईशा और रूही उसी पार्क में थे। रूही ईशा के साथ खेल रही थी क्योंकि कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। कुछ देर खेलने के बाद दोनों उसी बेंच पर बैठ गई। ईशा ने रूही को पानी की बोतल से पानी पिलाया और बोतल में वही रख दिया। रूही ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मा तया आज मिस्टर हैंडचम नहीं आएंगे। ईशा को तो इसी बात का डर था कि कहीं रूही उससे यह सवाल ना करे क्योंकि उसे यही लगता था कि आदित्य नहीं आएगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो यह बात रूही को कैसे समझाए। वो रूही को कुछ बोलने को हुई तो रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर हैंडचम। ईशा ने उसकी बात सुनी तो उसने भी सामने देखा जहां आदित्य सामने से आ रहा था। वो अपने काम पर फोकस करने लगा और कैसे कैसे टाइम निकालने लगा, क्योंकि उसे 5 बजे के पहले पार्क पहुंचना था। उसे रूही और ईशा से मिलना था। उसके दिमाग ने उसे लाख समझाया पर फिर भी वो बस अपने दिल की सुन रहा था। शाम 5 बजे ईशा और रूही उसी पार्क में थे।
रूही ईशा के साथ खेल रही थी क्योंकि कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। कुछ देर खेलने के बाद दोनों उसी बेंच पर बैठ गई। ईशा ने रूही को पानी की बोतल से पानी पिलाया और बोतल में वही रख दिया। रूही ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मा तया आज मिस्टर हैंडसम नहीं आएंगे। ईशा को तो इसी बात का डर था कि कहीं रूही उससे यह सवाल ना करे क्योंकि उसे यही लगता था कि आदित्य नहीं आएगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो यह बात रूही को कैसे समझाए। वो रूही को कुछ बोलने को हुई तो रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर हैंडसम। ईशा ने उसकी बात सुनी तो उसने भी सामने देखा जहां आदित्य सामने से आ रहा था। अब आगे आदित्य को आता देख रूही जल्दी से बेंच से उतरकर आदित्य की तरफ भाग गई। वो जल्दी से आदित्य के पैरों से लिपट गई। रूही के चेहरे पर एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल थी। आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस कर बोला, आप मुझे मिस कर रहे थे क्या बच्चा? रूही ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ मिस्टर हैंडसम। रूही ने आप तो बहुत छाला मिच किया। आदित्य के पीछे से रजत आया, उसके हाथ में कुछ चॉकलेट और एक बहुत बड़ा टेडी बियर था। आदित्य ने रूही को नीचे उतारा और रजत से चॉकलेट और टेडी ले रूही को देते हुए बोला, यह लो। यह रूही के लिए उसके मिस्टर हैंडसम की तरफ से। रूही ने खुश होते हुए कहा, सच्ची मिस्टर हैंडसम? आदित्य ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही ने वो चॉकलेट लेते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम पल मम्मा लूह को इतने छाले चॉकलेट नहीं खाने देती है। यह बोल वो ईशा की तरफ देखने लगी। आदित्य ने भी उसे देखा। आदित्य ने फिर रूही से कहा, बच्चा अगर आप इतने सारे चॉकलेट एक साथ खाओगी तो मम्मा तो गुस्सा होगी ना, आप थोड़ा थोड़ा खाना ठीक है? रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही ने आदित्य से कहा, आप तो पता है मिस्टर हैंडसम मेरे पास ऐसा एक ओल्ड टेडी है। आदित्य अब रूही को लिए वही बेंच पर बैठ गया और रजत को जाने के लिए कहा। वो रूही से बातें कर रहा था। ईशा भी वही बैठी थी। रूही उन दोनों के बीच में बैठी थी। ईशा रूही और आदित्य को देख रही थी। तीनों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। तभी सामने से दो औरतें जाते हुए आपस में बातें करते हुए पहली औरत ने कहा, वाओ रूही के पापा तो कितने हैंडसम है और तीनों ही एकदम परफेक्ट फैमिली है। कितनी क्यूट फैमिली है। दूसरी औरत ने कहा, हाँ और देखो रूही तो बिल्कुल अपने पापा जैसी ही दिखती है। ब्राउन हेयर, भूरी आंखें, बिल्कुल अपने पापा जैसी। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रही थी। रूही ने तो उन दोनों की बात नहीं सुनी, पर आदित्य और ईशा दोनों ने ही उनकी बात सुनी। ईशा को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। वही आदित्य के मन में तो उनकी बातें चल रही थी कि तीनों एक परफेक्ट फैमिली है। ईशा जल्दी से उठी और रूही से बोली, रूह चलो घर जाना है। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा बच थोड़ी देर और। ईशा ने कहा, नो रूह लेट हो रहा है और मम्मा को भी काम है इसलिए चलो। यह बोल उसने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगी। तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, रूही अपना टेडी बियर तो ले जाओ। रूही ने ईशा की तरफ मासूमियत से देखा जैसे कह रही हो, प्लीज मम्मा। ईशा भी उसे मना नहीं कर पाई और आदित्य से वो टेडी ले लिया। आदित्य ने रूही के गाल पर किस कर बोला, बाय। रूही ने भी उसे बाय कहा। आदित्य ने फिर ईशा को देखकर कहा, बाय। ईशा ने भी धीरे से बाय कहा और ईशा वहां से चली गई। आदित्य भी उन्हें देखता रहा जब तक वो दोनों पार्क से बाहर नहीं चली गई। आदित्य भी वहां से चला गया और अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठते ही रजत ने कार स्टार्ट कर दी। आदित्य के चेहरे पर एक टेंशन थी, वो अभी भी रूही और ईशा की अपनी फैमिली में इमेजिन कर रहा था, क्योंकि उन दोनों लेडीज की बात उसके दिमाग में चल रही थी। रजत ने भी उसे देखा और बोला, सर कोई प्रॉब्लम है क्या? आदित्य ने कहा, मुझे ईशा और रूही की इन्फॉर्मेशन चाहिए। रजत ने ज्यादा सवाल ना करते हुए ओके कहा और कार ड्राइव करने लगा। वो दोनों ही मित्तल मेंशन पहुंच गए। आदित्य किसी से बात ना करता हुआ सीधे रूम में चला गया। उसे रूम में जाता देख दादी जी ने कहा, यह 2 दिन से जल्दी क्यों आ जाता है? पहले तो रात में 1-2 बजे तक आता था और अब।
आभा जी ने कहा, पता नहीं माँ, पर कुछ बोलता भी तो नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। दोनों फिर अपनी ही बातों में लग गई। आदित्य अपने रूम में पहुंच फ्रेश होने चला गया। वही ईशा और रूही भी घर पर थे। रूही ड्राइंग कर रही थी, पर ईशा का दिमाग कहीं और ही था। वो अभी भी उन दोनों की बातें सोच रही थी। उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं, मेरी रूह को किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी। फ्लैशबैक। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ईशा, रूह की वजह से हमारे बीच दूरियां आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं रूह अपने नाना नानी के घर रहे। राहुल, रूह कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। राहुल ने उसे घूरा और घर से बाहर निकल गया। तभी ईशा की रूह की आवाज आई। ईशा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। वो अपने काम पर फोकस करने लगा और कैसे कैसे टाइम निकालने लगा, क्योंकि उसे 5 बजे के पहले पार्क पहुंचना था। उसे रूही और ईशा से मिलना था। उसके दिमाग ने उसे लाख समझाया, पर फिर भी वो बस अपने दिल की सुन रहा था। शाम 5 बजे ईशा और रूही उसी पार्क में थे। रूही ईशा के साथ खेल रही थी, क्योंकि कोई बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था। कुछ देर खेलने के बाद दोनों उसी बेंच पर बैठ गई। ईशा ने रूही को पानी की बोतल से पानी पिलाया और बोतल में वही रख दिया। रूही ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मा तया, आज मिस्टर हैंडचम नहीं आएंगे। ईशा को तो इसी बात का डर था कि कहीं रूही उससे यह सवाल ना करे, क्योंकि उसे यही लगता था कि आदित्य नहीं आएगा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो यह बात रूही को कैसे समझाए। वो रूही को कुछ बोलने को हुई तो रूही एकदम से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर हैंडचम। ईशा ने उसकी बात सुनी तो उसने भी सामने देखा, जहां आदित्य सामने से आ रहा था। अब आगे। आदित्य को आता देख रूही जल्दी से बेंच से उतरकर आदित्य की तरफ भाग गई। वो जल्दी से आदित्य के पैरों से लिपट गई। रूही के चेहरे पर एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल थी। आदित्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस कर बोला, आप मुझे मिस कर रहे थे क्या बच्चा? रूही ने मुस्कराते हुए हाँ में अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ मिस्टर हैंडचम। रूही ने आप तो बहुत छाला मिच किया। आदित्य के पीछे से रजत आया। उसके हाथ में कुछ चॉकलेट और एक बहुत बड़ा टेडी बियर था। आदित्य ने रूही को नीचे उतारा और रजत से चॉकलेट और टेडी ले रूही को देते हुए बोला, यह लो। यह रूही के लिए उसके मिस्टर हैंडसम की तरफ से। रूही ने खुश होते हुए कहा, सच्ची मिस्टर हैंडचम? आदित्य ने मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही ने वो चॉकलेट लेते हुए कहा, मिस्टर हैंडचम, पल मम्मा लूह को इतने छाले चॉकलेट नहीं खाने देती है। यह बोल वो ईशा की तरफ देखने लगी। आदित्य ने भी उसे देखा। आदित्य ने फिर रूही से कहा, बच्चा, अगर आप इतने सारे चॉकलेट एक साथ खाओगी तो मम्मा तो गुस्सा होगी ना, आप थोड़ा थोड़ा खाना, ठीक है? रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रूही ने आदित्य से कहा, आप तो पता है मिस्टर हैंडचम, मेरे पास ऐसा इत ओल्ड टेडी है। आदित्य अब रूही को लिए वही बेंच पर बैठ गया और रजत को जाने के लिए कहा। वो रूही से बातें कर रहा था। ईशा भी वही बैठी थी। रूही उन दोनों के बीच में बैठी थी। ईशा रूही और आदित्य को देख रही थी। तीनों ही परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। तभी सामने से 2 औरतें जाते हुए आपस में बातें करते हुए पहली औरत ने कहा, वाओ, रूही के पापा तो कितने हैंडसम है, और तीनों ही एकदम परफेक्ट फैमिली है। कितनी क्यूट फैमिली है। दूसरी औरत ने कहा, हाँ, और देखो रूही तो बिल्कुल अपने पापा जैसी ही दिखती है। ब्राउन हेयर, भूरी आंखें, बिल्कुल अपने पापा जैसी। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए जा रही थी। रूही ने तो उन दोनों की बात नहीं सुनी, पर आदित्य और ईशा दोनों ने ही उनकी बात सुनी। ईशा को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। वही आदित्य के मन में तो उनकी बातें चल रही थी कि तीनों एक परफेक्ट फैमिली है। ईशा जल्दी से उठी और रूही से बोली, रूह चलो, घर जाना है। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा बच थोड़ी देर और। ईशा ने कहा, नो रूह, लेट हो रहा है और मम्मा को भी काम है, इसलिए चलो। यह बोल उसने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगी।
तो आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, रूही अपना टेडी बियर तो ले जाओ। रूही ने ईशा की तरफ मासूमियत से देखा, जैसे कह रही हो प्लीज मम्मा। ईशा भी उसे मना नहीं कर पाई और आदित्य से वो टेडी ले लिया। आदित्य ने रूही के गाल पर किस कर बोला बाय। रूही ने भी उसे बाय कहा। आदित्य ने फिर ईशा को देखकर कहा बाय। ईशा ने भी धीरे से बाय कहा और ईशा वहां से चली गई। आदित्य भी उन्हें देखता रहा जब तक वो दोनों पार्क से बाहर नहीं चली गई। आदित्य भी वहां से चला गया और अपनी कार में बैठ गया। कार में बैठते ही रजत ने कार स्टार्ट कर दी। आदित्य के चेहरे पर एक टेंशन थी, वो अभी भी रूही और ईशा की अपनी फैमिली में इमेजिन कर रहा था, क्योंकि उन दोनों लेडीज की बात उसके दिमाग में चल रही थी। रजत ने भी उसे देखा और बोला, सर कोई प्रॉब्लम है क्या? आदित्य ने कहा, मुझे ईशा और रूही की इन्फॉर्मेशन चाहिए। रजत ने ज्यादा सवाल ना करते हुए ओके कहा और कार ड्राइव करने लगा। वो दोनों ही मित्तल मेंशन पहुंच गए। आदित्य किसी से बात ना करता हुआ सीधे रूम में चला गया। उसे रूम में जाता देख दादी जी ने कहा, यह 2 दिन से जल्दी क्यों आ जाता है? पहले तो रात में 1-2 बजे तक आता था और अब। आभा जी ने कहा, पता नहीं मां, पर कुछ बोलता भी तो नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। दोनों फिर अपनी ही बातों में लग गई। आदित्य अपने रूम में पहुंच फ्रेश होने चला गया। वही ईशा और रूही भी घर पर थे। रूही ड्राइंग कर रही थी, पर ईशा का दिमाग कहीं और ही था। वो अभी भी उन दोनों की बातें सोच रही थी। उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं, मेरी रूह को किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी। फ्लैशबैक। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ईशा, रूह की वजह से हमारे बीच दूरियां आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं रूह अपने नाना नानी के घर रहे। राहुल, रूह कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। राहुल ने उसे घूरा और घर से बाहर निकल गया। तभी ईशा की रूह की आवाज आई। ईशा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। आदित्य किसी से बात ना करता हुआ सीधे रूम में चला गया। उसे रूम में जाता देख दादी जी ने कहा, यह 2 दिन से जल्दी क्यों आ जाता है? पहले तो रात में 1-2 बजे तक आता था और अब। आभा जी ने कहा, पता नहीं मां, पर कुछ बोलता भी तो नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। दोनों फिर अपनी ही बातों में लग गई। आदित्य अपने रूम में पहुंच फ्रेश होने चला गया। वही ईशा और रूही भी घर पर थे। रूही ड्राइंग कर रही थी, पर ईशा का दिमाग कहीं और ही था। वो अभी भी उन दोनों की बातें सोच रही थी। उसने कुछ सोचकर कहा, नहीं, मेरी रूह को किसी की जरूरत नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ सोच रही थी। फ्लैशबैक। राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ईशा, रूह की वजह से हमारे बीच दूरियां आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं रूह अपने नाना नानी के घर रहे। राहुल, रूह कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो। राहुल ने उसे घूरा और घर से बाहर निकल गया। तभी ईशा की रूह की आवाज आई। ईशा अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अब आगे। रूही ने ईशा के पास उसे अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहा, मम्मा, मेरी डार्लिंग, देखो कितनी हैप्पी फैमिली है ना मम्मा? ईशा उसकी ड्राइंग देख रही थी, जिसमें एक कपल और छोटी बच्ची थी। तीनों सच में एक हैप्पी फैमिली थी। ईशा ने उस ड्राइंग को देखा, उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। वो अपनी बेटी का यह सपना पूरा नहीं कर सकती थी। ईशा ने रूही को देख प्यार से कहा, हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है। एक काम करो रूह, आप और ड्राइंग करो, मैं अभी आई। ईशा रूम से बाहर आ गई और बगल वाले रूम में जाकर जल्दी से डोर लॉक कर डोर से लग नीचे जमीन पर बैठी थी। उसकी नम आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो अपना सिर अपने घुटनों में छुपाए रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो खुद से बोली, आई एम सॉरी रूह, बट मम्मा आपको कभी भी एक हैप्पी फैमिली नहीं दे पाएगी। आई एम सॉरी। मित्तल मेंशन में आदित्य अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। उसने अंदर आने को कहा तो रजत अपने हाथ में फाइल लिए अंदर आया और सिर झुकाए आदित्य से बोला, सर, यह सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने कही थी। उसने रजत से वो फाइल ली और उसे जाने को कहा।
रजत रूम से बाहर निकल गया और आदित्य ने उस फाइल में से एक को ओपन कर देखा तो उसमें रूही शर्मा लिखा था। उसके आगे पेज पर एक रूही की फोटो थी जिसमें वो ईशा के साथ थी। उसने इन्फॉर्मेशन रीड करना शुरू किया। उसने रूही के 1 साल लेकर अब तक की डिटेल्स थी। आदित्य ने उसे रीड किया। उससे यही मालूम पड़ा कि ईशा उसकी मम्मा है। उसके फादर की उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसने दूसरी फाइल ओपन किया। उसमें ईशा की इन्फॉर्मेशन थी पर वो भी अधूरी। उसमें उसकी शादी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर उसे यह मालूम पड़ गया था कि ईशा का एक छोटा सा बिजनेस है जिसे वो खुद हैंडल करती है। ईशा फैशन डिजाइनर है जो खुद ही ड्रेस डिजाइन करती है और अपने छोटे से बिजनेस को संभाल रही है और 2 सालों में ही उसका बिजनेस काफी आगे बढ़ चुका था। आदित्य काफी इम्प्रेस भी था। उसे अब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी रूही के फादर की। उसने फाइल वहीं रख दिया और फिर से बेड पर लेट गया। वो ऐसे ही आज की रात भी रूही और ईशा के बारे में सोचते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। उसने आज डिनर भी नहीं किया और वैसे ही सो गया। कुछ देर बाद आभा जी ने उसका डोर करने लगी तो डोर अपने आप ओपन हो गया। उन्होंने रूम में देखा तो आदित्य सो रहा था। वो हैरान रह गई क्योंकि वो कभी भी जल्दी नहीं सोता था। वो जल्दी से आदित्य के पास आई। उन्हें लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो। उन्होंने उसका माथा छू कर देखा। उसे वो नॉर्मल लगा। वो जाने लगी तभी उनका ध्यान फाइल पर चला गया। उन्होंने वो फाइल उठाकर साइड टेबल पर रख दिया और आदित्य को ब्लैंकेट ओढ़ाकर जाने लगी तो उनका ध्यान आदित्य के हाथ पर गया। आदित्य के हाथ में एक फोटो थी जो वो अपने सीने पर रखे सो रहा था। आभा जी ने उस फोटो लेकर देखा तो वो फोटो ईशा की थी। उन्हें यह फोटो देख पहले हैरानी हुई पर अचानक ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर इतने साल में आज पहली बार आदित्य को कोई लड़की पसंद आई थी, वरना घर वाले तो परेशान हो गए थे क्योंकि आदित्य कभी भी किसी को पसंद नहीं करता था। पर आज उसकी फोटो देख उन्हें खुशी हो रही थी। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। वो हॉल में पहुंची तो सुयश जी आदित्य के पापा ने उन्हें देखकर कहा, क्यों, क्या आज भी आपके लाड साहब नीचे नहीं आएंगे? आज फिर उनका डिनर रूम में भेज दिया जाए है ना? आभा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप उसे ऐसे क्यों बोलते हैं उसे? और वैसे भी वो सो गया है। उनकी बात सुन दादी जी और सुयश जी दोनों ही हैरान रह गए। दादी ने कहा, अरे कहीं आदि की तबीयत खराब तो नहीं है ना? आभा जी ने कहा, अरे नहीं माँ, वो ठीक है, बस जल्दी सो गया। और वैसे भी मुझे आप दोनों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। सुयश जी ने खाना खाते हुए कहा, क्या आपके लाड साहब शादी के लिए मान गए? दादी जी भी उन्हें देखने लगी तो आभा जी ने खुश होते हुए कहा, शादी के लिए हाँ तो नहीं कहा, पर उसे कोई लड़की पसंद आ गई। यह देखिए फोटो। दोनों पहले तो हैरानी से उन्हें देखा और दादी जल्दी से फोटो ली और देखने लगी। फिर सुयश जी ने भी ईशा की फोटो देखी। उन्होंने आभा जी से कहा, यह लड़की काफी छोटी लग रही है ना माँ? वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। वो हॉल में पहुंची तो सुयश जी आदित्य के पापा ने उन्हें देखकर कहा, क्यों, क्या आज भी आपके लाड साहब नीचे नहीं आएंगे? आज फिर उनका डिनर रूम में भेज दिया जाए है ना? आभा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप उसे ऐसे क्यों बोलते हैं उसे? और वैसे भी वो सो गया है। उनकी बात सुन दादी जी और सुयश जी दोनों ही हैरान रह गए। दादी ने कहा, अरे कहीं आदि की तबीयत खराब तो नहीं है ना? आभा जी ने कहा, अरे नहीं माँ, वो ठीक है, बस जल्दी सो गया। और वैसे भी मुझे आप दोनों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। सुयश जी ने खाना खाते हुए कहा, क्या आपके लाड साहब शादी के लिए मान गए? दादी जी भी उन्हें देखने लगी तो आभा जी ने खुश होते हुए कहा, शादी के लिए हाँ तो नहीं कहा, पर उसे कोई लड़की पसंद आ गई। यह देखिए फोटो। दोनों पहले तो हैरानी से उन्हें देखा और दादी जल्दी से फोटो ली और देखने लगी। फिर सुयश जी ने भी ईशा की फोटो देखी। उन्होंने आभा जी से कहा, यह लड़की काफी छोटी लग रही है ना माँ? अब आगे
दादी जी ने भी फिर से उस फोटो को लेकर देखा और बोली, हाँ, यह तो सिर्फ 19-20 साल की लग रही है। यह आदि से तो काफी छोटी है। पर कोई ना, उसे अगर यही लड़की पसंद है ना तो हम तो शादी के लिए तैयार है। सुयश जी ने कहा, माँ कहीं ऐसा ना हो वो मना कर, और वैसे भी कोई लड़की अपने से 8-9 साल बड़े लड़के से शादी नहीं करेगी, और यह आपके लाडले को पसंद है तो कहीं जबरदस्ती उसे उठा ना लाए। इसलिए पहले इसके बारे में पता लगाने दीजिए। आभा जी ने भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें पहले उसके बारे में पता लगा लीजिए, फिर आदि से बात करेंगे। तीनों ही बातें करते हुए ही अपना डिनर करने लगे। ईशा का घर। ईशा पता नहीं कितने ही देर तक उस रूम में बैठे रो रही थी। तभी बाहर से आवाज, मम्मा लू को भूखी लगी है, जल्दी आओ ना। रूही की आवाज सुन ईशा जैसे अपने होश में आई और जल्दी से अपने आंसू पोंछ रूम का डोर ओपन कर देती है। डोर खोलकर उसने देखा तो रूही एक छोटी सी डॉल ली बाहर खड़ी थी और ईशा को देख रही थी। ईशा उसे देख मुस्करा दी और उसे गोद में उठाकर उसके गाल पर किस कर बोली, सॉरी रूह, मम्मा काम कर रही थी इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। रूही ने उसके ईशा की आंखों को देखा जो लाल हो गई थी। रूही ने कहा, मम्मा आपकी आईज लेड हो गई है, अब लो लही थी। ईशा ने अपनी नजरें इधर उधर कर बोली, नहीं रूह, मम्मा रो नहीं रही थी, बस ज्यादा काम करने की वजह से आईज रेड हो गई है। मम्मा आप लैपटॉप देखते हो इसलिए आपकी आईज लेड है ना। ईशा उसकी बात सुन मुस्करा देती है। दोनों ही बाहर आते हैं और डिनर कर रूम में चली जाती है। ईशा रूही को अपने सीने से चिपकाए सुला रही थी। कुछ देर में वो सो जाती है तो ईशा उसकी फोरहेड पर किस कर उसे ब्लैंकेट से कवर कर खुद बालकनी में चली जाती है। ईशा बालकनी में बैठे बाहर देख रही थी। वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रहती है और फिर रूम में आ रूही के पास लेटकर उसे गले लगा सो जाती हैं। अगला दिन ईशा आज रूही को लिए एक मॉल आई थी। उसे घुमाने दोनों ही मॉल घूम रही थी और शॉपिंग कर रही थी। वो दोनों एक टॉय शॉप से बाहर आए और आगे जाने लगी तो रूही ईशा का हाथ छुड़ाकर भागने लगी। ईशा भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तभी उसकी टक्कर सामने से आ रहे एक आदमी से उसकी टक्कर हो जाती है। वो गिरने लगी तभी किसी मजबूत बाहों ने उसकी कमर को कस कर थाम लिया। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। वो शख्स तो उसे एक टक प्यार से निहारे जा रहा था, वही ईशा तो हैरानी से उसे देख रही थी। तभी पीछे से रूही की आवाज आई, मिस्टर हैंडचम आप? जी हाँ, यह है आदित्य जो अपनी मीटिंग के लिए आया था। उसकी आज यहाँ एक मीटिंग थी जिस वजह से वो आया था। उसने ईशा को छोड़ दिया। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। ईशा रूही के पास पहुंच जाती है तो रूही तुरंत आदित्य के पास जा उसके पैरों से लिपट जाती है। पता नहीं कैसा रिश्ता था उन दोनों का जो एक दूसरे को देखते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती थी। आदित्य उसे देख मुस्कुरा देता और झुककर उसे गोद में उठा लेता है और उसके गाल पर किस कर बोला, हाँ, और आप यहाँ क्या शॉपिंग पर आए थे क्या मम्मा के साथ? रूही ने खुश होते हुए कहा, हाँ मैं ओल मम्मा आज शॉपिंग पर आए थे। ओल आप भी अपने मम्मा डेडा के साथ शॉपिंग पर आए हैं? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, नो बच्चा, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया था और मीटिंग हो गई तो घर जा रहा था। रूही ने कहा, मिस्टर हैंडचम तया आप मेरे ओल मम्मा के साथ लंच करेंगे प्लीज? रूही के इस तरह कहने से आदित्य धीरे से उसके कान में बोला, अगर आपकी मम्मा को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं लंच कर लूंगा। रूही ने उसकी बात सुन एक नज़र उसे देख ईशा को देख कर बोली, मम्मा तया आज मिस्टर हैंडचम हमारे साथ लंच कर सकते हैं। ईशा उन दोनों को ही देख रही थी। आदित्य भी उसे ही देख रहा था। ईशा ने रूही को देखा जो आंखों से ही उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। ईशा ने कहा, ठीक है चलते हैं लंच करने। रूही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ईशा भी उसकी मुस्कुराहट देख मुस्कुरा देती है। आदित्य रूही को गोद में लिए ही ईशा के साथ मॉल में बने रेस्टोरेंट में चले जाता है। आदित्य ने जल्दी ही रूही और ईशा को लिए हॉस्पिटल पहुंच गया।
जल्दी से कार से बाहर निकल ईशा की तरफ का डोर ओपन किया और रूही को गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। ईशा भी उसके पीछे ही चल रही थी। उसकी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। आदित्य हॉस्पिटल में पहुंच बहुत तेज तेज डॉक्टर को आवाज लगा रहा था। तभी एक सीनियर डॉक्टर वहां आए। आदित्य ने उस डॉक्टर को देख बोला, डॉक्टर प्लीज इस बच्ची को चेक कीजिए, एक्सीडेंट हुआ है प्लीज। डॉक्टर ने उसे देख कहा, वार्ड बॉय स्ट्रेचर लाओ। स्ट्रेचर आते ही आदित्य ने उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया। डॉक्टर रूही को लेकर इमरजेंसी वार्ड में चले गए। ईशा तो वहीं बैठे रो रही थी। आदित्य उसे संभालना चाहता था पर उसे कैसे संभाले उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने ईशा से कहा, प्लीज आप शांत हो जाइए। ईशा ने रोते हुए कहा, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बहुत ही केयरलेस हूँ, मैं बहुत बुरी मम्मा हूँ। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रख बोला, प्लीज खुद पर कंट्रोल कीजिए, आप बुरी मम्मा नहीं है, आप तो इतनी स्ट्रांग है कि अकेले रूही को संभाल लेती हैं। पर अभी आप खुद को संभालिए क्योंकि रूही आपको इस तरह देख टूट जाएगी, प्लीज। आदित्य ईशा को समझा रहा था पर ईशा तो बस रोए जा रही थी। उसने रोते हुए आदित्य के कंधे पर अपना सिर रख दिया और रोने लगी। उसे तो होश नहीं था, पर आदित्य को ईशा के तरह से उसके कंधे पर सिर रखने उसकी बॉडी में एक झटका सा लगा। ईशा का छूना भर उसे एक अलग सा एहसास दे रहा था। वो कुछ बोलता तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने आदित्य को देख कहा, आपकी बेटी के सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और 6 उनका ब्लड हमारे ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज आप जल्दी से अरेंज करें। आदित्य ने पूछा, कौन सा ब्लड ग्रुप है? डॉक्टर ने कहा, नेगेटिव। प्लीज आप जल्दी ही ब्लड अरेंज कीजिए। आदित्य ने जल्दी से कहा, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं, मेरा ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। डॉक्टर ने आदित्य को देखकर कहा, ठीक है आप चलिए। ईशा ने भी उसे रोका नहीं क्योंकि उसे रूही की परवाह थी और अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच होता तो वो खुद ही उसे ब्लड दे देती। आदित्य के जाने के बाद ईशा अकेले बैठे ही रो रही थी। करीब 1 घंटे बाद आदित्य वार्ड से बाहर आया। वो वहीं आकर खड़ा था। वो अभी भी ईशा को देख रहा था। तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। उसने एक नज़र ईशा को देख अपना फोन लिए साइड में चला गया। उसने कॉल पिक की तो सामने से आभा जी की आवाज आई, आदि कहाँ है, तू अभी तक आया क्यों नहीं? रात हो गई है। आदित्य ने अपने से दूर बैठी ईशा को एक नज़र देखा और बोला, माँ मैं आज रात अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ, कल सुबह वापस आ जाऊंगा। आभा जी आगे कुछ कहती तभी आदित्य ने कॉल कट कर दिया। वो वापस ईशा के पास आया। तभी डॉक्टर भी वार्ड से बाहर आए। ईशा जल्दी से डॉक्टर के पास जा बोली, डॉक्टर रूह कैसी है, वो ठीक तो है ना? आदित्य भी तब वहां पहुंच चुका था। डॉक्टर ने दोनों को देख मुस्कराकर कहा, डोंट वरी, आपकी बेटी ठीक है, वो अभी नॉर्मल है, कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा और अभी उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप दोनों उसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने फिर आदित्य को देखकर कहा, माँ तो बच्चे को जन्म दे उसे जिंदगी देती है, लेकिन आज आपने अपना खून उसे दे अपनी बेटी को दोबारा जन्म दिया है। यह बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ईशा ने आदित्य को देखा और बोली, थैंक्स मिस्टर मित्तल, आज आपने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक्स। आदित्य ने कहा, थैंक्स की जरूरत नहीं है, मैंने कोई महान काम नहीं किया है, रूह मेरी भी अब कुछ लगती है और अब तो उसका मुझसे खून का रिश्ता भी है। ईशा आगे कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद रूही को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया तो आदित्य और ईशा दोनों ही अंदर उससे मिलने आए। रूही को देख ईशा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। रूही के सिर पर पट्टी लगी थी, हाथों में केनवेला लगा हुआ था। ईशा जल्दी से उसके पास आई और वहीं रखे साइड स्टूल पर बैठ गई। उसने धीरे से रूह के हाथ को पकड़ा और उस पर हल्के से किस कर बोली, सॉरी रूह, मम्मा आपका ध्यान नहीं रख पाई इसलिए आपको इतनी चोट लग गई, आई एम सॉरी बच्चा। ईशा रो रही थी। वही आदित्य वही खड़ा था, उसे देख रहा था।
वो भी रूही के बेड की दूसरी तरफ रखी स्टूल पर बैठ गया और ईशा को देख बोला, आप खुद को संभालिए, अभी तो आपको रूह को भी संभलना है। ईशा ने उसे एक नज़र देखा और अपना सिर हाँ में हिला दी और फिर से रूह को देखने लगी। ईशा ने फिर आदित्य को देख बोली, आपको घर नहीं जाना क्या मिस्टर मित्तल? आदित्य ने कहा, एक बार रूह को होश आ जाए तब चले जाऊंगा। ईशा ने कहा, रूह को सुबह होश आएगा, आप सुबह आ जाएगा। अभी आप घर चलें जाइए, आप भी सुबह से हमारे साथ है, थक गए होंगे ना? आदित्य ने मुस्करा कर कहा, कोई ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुबह तक यही वेट कर लूंगा। ईशा ने अचानक ही कहा, और आपकी बीवी वो भी तो आपका वेट कर रही होगी फिर? आदित्य के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई, उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है। ईशा ने दोबारा कहा, पर क्यों? आदित्य ने कहा, जिसे ढूंढ रहा था वो अभी तक मिली ही नहीं और अब मिली है तो उससे बोलने से डर लगता है कहीं मना ना कर दे। ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, उसने कहा, आपको कौन मना कर सकता है? आदित्य ने कहा, क्यों और क्यों नहीं कोई मुझे मना कर सकता है। आदित्य की बात सुन ईशा ने कहा, आप में कोई मना करने की बात ही नहीं है। हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छा खासा बिजनेस है, आपका कोई चीज की कमी नहीं है आपके पास, तो ऐसे में तो कोई भी लड़की आपसे शादी कर लेगी। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी कर सकती है? ईशा उसकी बात सुन हैरान रह गई। उसे हैरानी से देखने लगी। आदित्य भी उसे देख रहा था, फिर उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा आप क्यों नहीं शादी कर लेती? ईशा ने थोड़ा उदास होते हुए बोली, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं अकेले ही काफी हूँ अपनी बेटी को संभालने के लिए। आदित्य ने कहा, पर रूह को तो उसके डेरा चाहिए ना, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप अपने पहले हस्बैंड से ही बात कीजिए, शायद आप दोनों एक हो जाओ, और वैसे भी रूह को उसके फादर की जरूरत है। ईशा ने कहा, नहीं ना, मेरी रूह को किसी की जरूरत है और ना ही मुझे। आदित्य ने अब कुछ नहीं बोला और वहां वार्ड में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। ईशा ने भी अब अपना सिर रूह के बेड पर रख दिया था और उसे देख रही थी। वही उसके पीछे बैठा आदित्य भी ईशा को देख रहा था। आदित्य को पता ही नहीं चला, पर सिर्फ 3 दिन में ही ईशा उसके दिल में बस गई। ईशा को देखते वक्त आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ईशा वही बैठी थी, तभी आदित्य ने कहा, आप कुछ खाएंगी? ईशा ने पीछे मुड़ आदित्य को देख बोली, नहीं। फिर आदित्य ने थोड़ा मासूमियत से कहा, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। ईशा ने कहा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपको भी भूख लगी होगी, आप जाकर कुछ खा लीजिए। आदित्य ने कहा, हाँ, पर मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, अगर आप भी मेरे साथ कुछ खा लेती तो मैं भी कुछ खा लूंगा। ईशा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। आदित्य खुश हो गया और बोला, ठीक है, मैं कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए, आप यही वेट कीजिए। आदित्य वार्ड से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। ईशा भी वापस रूह को देख रही थी। ईशा ने रूही को देखकर कहा, रूह, अब मम्मा आपकी सारी बात मानेगी, कभी भी आप पे गुस्सा नहीं करेगी। रूह को बहुत प्यार करेगी और उसे घूमी घूमी कराने ले जाएगी। रूह, आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मम्मा आपको स्नो माउंटेन दिखाने ले जाएगी, क्योंकि मेरे रूह को बर्फ का पहाड़ देखना था ना। आप जल्दी ठीक हो जाओ, फिर मम्मा आपकी सारी विश पूरी करेगी। रूह प्लीज आप जल्दी ठीक हो जाओ, क्योंकि मम्मा आपको ऐसे नहीं देख सकती। यह बोलते वक्त ईशा की आंखों में आंसू थे। वही आदित्य जो अभी तक वापस आ गया था, वो ईशा को देख रहा था। आदित्य ने उसे देख मन ही मन कहा, अब तो रूह की सारी विश में भी पूरी करूंगा। यहाँ तक जो विश तुम्हारी मम्मा नहीं पूरा करना चाहती है वो भी मैं पूरी करके रहूंगा। आदित्य अंदर आया है और ईशा जी आइए खाना खा लीजिए। ईशा ने उसे देखा जो टेबल पर खाना लगा रहा था। ईशा भी उसके पास आई और सोफे पर बैठ गई। आदित्य ने उसे एक प्लेट में खाना सर्व कर ईशा को देता है और खुद भी खाना लेकर खाने लग जाता है। ईशा का मन तो नहीं था, पर आदित्य की वजह से उसे खाना खाना पड़ रहा था। दोनों ही चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। आदित्य तो तिरछी नजरों से ईशा को ही देख रहा था। दोनों ने खाना खाया और ईशा दोबारा बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ गई। वही आदित्य सोफे पर बैठा था।
उसने कुछ देर तक उसे देखा और बोला, ईशा जी आप सोफे पर बैठ जाइए, स्टूल पर पूरी रात आप ढंग से रेस्ट थोड़ी ना कर पाएंगी। ईशा भी उसकी बात सुनती है और फिर सोफे पे जाकर एक किनारे बैठ जाती है।